अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 आईसीटी के चैप्टर नंबर 18 के साथ। चैप्टर नंबर 18 है सिम्टम साइंस एंड एबनॉर्मल क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, और इसकी कोड रेंज है R00 से लेकर R99 तक। मतलब ऐसे साइंस सिम्टम्स एंड एबनॉर्मल क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स जो और कहीं पर जिसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है, कहीं पूरे चैप्टर्स में जिसके बारे में कहीं भी रिटन मेंशन नहीं है, सिर्फ उनको कंसिडर करना है। जिनके बारे में दूसरे चैप्टर्स में आपको मिल जाए उनको कंसिडर नहीं करना, सिर्फ वही जिनके बारे में आपको और कहीं भी नहीं मिल रहा। ठीक है, साइंस सिम्टम्स आपको और कहीं नहीं मिल रही है, क्लिनिकल एंड एबनॉर्मल जो क्लिनिकल एंड लैब फाइंडिंग्स हैं और कहीं पर भी इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ उनको कंसिडर करना है। क्योंकि ऐसे तो आप कहोगे साइंस एंड सिम्टम्स तो और भी हैं और डायग्नोसिस तो और भी हैं, है ना। तो इसीलिए सिर्फ वो वाले जो और कहीं ना मिले तो उनको हम चैप्टर नंबर 18 में कंसिडर करते हैं। यूज़ ऑफ सिम्टम कोड्स, फर्स्ट गाइडलाइन देखो। तो ऐसे है कि जब आपके पास एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है कि पर्सन को हुआ क्या है, ठीक है, आपके पास एक डायग्नोसिस नहीं है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे उस केस में, सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स को ही कोड करेंगे। बी गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है अगर आपके पास डेफिनेटिव डायग्नोस है, फिर आप क्या करेंगे, डेफिनेटिव डायग्नोस जो भी डायग्नोसिस आया है उसका कोड भी देंगे एंड साइंस एंड सिम्टम्स जो है उसका कोड भी देंगे। ठीक है, पहले जो डायग्नोस है उसका कोड देंगे, फिर साइंस एंड सिम्टम्स का कोड देंगे। और फर्स्ट केस में क्या था, आपके पास डायग्नोस ही नहीं था, सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स थे, तो उसमें सिर्फ आपने साइंस एंड सिम्टम्स के कोड दिए थे और कोई कोड नहीं दिए थे। नेक्स्ट गाइडलाइन है कॉम्बिनेशन कोड्स दैट इंक्लूड सिम्टम्स। अब कुछ कॉम्बिनेशन कोड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिम्टम्स भी होते हैं, तो इस केस में क्या होता है, सिर्फ आपको वो कॉम्बिनेशन कोड देना है, सिम्टम्स के लिए अलग से कोड नहीं देना। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन में लिखा हुआ है रिपीटेड फॉल्स, जैसे कि फॉलिंग वाइल स्लीपिंग। तो रिपीटेड फॉल्स में आ गया, वो इंसान सो रहा है, सोते सोते गिर जाता है, तो वो बेसिकली रिपीटेडली फॉल करता रहता है। ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है, जैसे उसके लिए ना ये कैटेगरी को देखते हैं। अब जैसे उसका कोड है R29.6 रिपीटेड फॉल्स। ठीक है, तो पर्सन को रिपीटेड फॉल्स का इशू है, R29.6 देते हैं। और इसके ये R29.6 तब देते हैं जब पर्सन जो है, एक तो रिपीटेड फॉल्स उसको होते हैं, ऊपर से उसका ना इनकाउंटर जो हुआ है, दिस इनकाउंटर व्हेन अ पेशेंट हैज़ रिसेंटली फॉल हुआ और अभी कुछ पता नहीं है रीज़न ऑफ द फॉल, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि रीज़न ऑफ द फॉल क्या है, तो उस केस में R29.6 है। ठीक है, रिपीटेड फॉल्स होती हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि केस क्या है, क्यों हुई है। ठीक है, और फिर जो अगर पर्सन की हिस्ट्री है कि वो बार बार फॉल करता है, ठीक है, और वो पास्ट में भी फॉल करता है और फ्यूचर में भी रिस्क है उसके फॉल करने का, तो उस केस में हिस्ट्री कोड्स होते हैं Z91.81। ठीक है, और जो ये है ना R29.6 और Z91.81 को इकट्ठे भी दिया जा सकता है, जैसे पर्सन का रिपीटेड फॉल्स का केस है, ठीक है, और उसका भी फॉल हुआ है और उसकी फ्यूचर में भी, मतलब वो पास्ट में भी फॉल होता था और फ्यूचर में भी उसके चांसेस हैं फॉल होने के, तो फिर क्या होगा, R29.6 भी जाएगा, फर्स्ट कोड प्राइमरी R29 जाएगा एंड सेकेंडरी कोड जाएगा ये हिस्ट्री वाला Z91.81, तो दोनों को इकट्ठे भी दिया जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है कोमा का स्केल। इसमें क्या है, इसमें कोड जाता है R40.2 कैटेगरी से कोमा के लिए, और कोमा के जो ये कोड है ना, इसके साथ में ना एक ब्रेन इंजरी के कोड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, यूज इन द केस ऑफ परमानेंट कोमा एंड used for record maintaining purpose to show how severe the patient is। ठीक है, तो R40.2 के कोड्स जाते हैं। नेक्स्ट है SIRS ड्यू टू नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो किसी नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस की वजह से SIRS हो गया, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो कोड जाता है वो कॉज का जाता है कि SIRS हुआ क्यों है, किसी डिज़ीज़ की वजह से हुआ है,
ठीक है। SIRS क्या होता है? सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आया है तो सबसे पहले तो उसकी रीज़न को पता किया जाता है, किसी डिज़ीज़ की वजह से आया है, क्या कॉज रही होगी, है ना, SIRS होने की। तो फर्स्ट कोड जाता है रीज़न का, कॉज का या डिज़ीज़ का, जिसकी भी वजह से हुआ है। सेकंड कोड जाता है SIRS का ही जाता है। SIRS का कोड क्या है? सेकंड कोड जो हम देते हैं दैट इज़ SIRS का कोड दैट इज़ R65.10, ठीक है। और जो थर्ड कोड जाता है जब SIRS होता है तो वो जिस भी ऑर्गन में हुआ है, तो ऑर्गन का कुछ इफेक्ट हुआ है ना, ऑर्गन का डिसफंक्शन हुआ है एक तरह से जहाँ पर भी हुआ है, तो अगर वो एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शन है तो R65.11 दिया जाता है, ठीक है। तो थर्ड कोड जाता है ऑर्गन डिसफंक्शन का, और अगर वो एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शन है तो थर्ड कोड क्या जाएगा? R65.11। अगर एक्यूट नहीं है तो ऑर्गन डिसफंक्शन का जो कोड है वो देंगे, ठीक है। अभी डेथ NOS, इसमें क्या है? जब पेशेंट को कहते हैं ना द पेशेंट इज़ ब्रॉड डेड, ठीक है, तो उस केस में कि और या तो पेशेंट ऑलरेडी डेड है, जब उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं वो ऑलरेडी द पर्सन इज़ पास्ड अवे, ठीक है, या कह देते हैं द पेशेंट इज़ ब्रॉड डेड, तो उस केस में कोड जाता है R99, ठीक है, R99 कैटेगरी का कोड जाता है। नेक्स्ट जो इसकी लास्ट गाइडलाइन है वो है NIHSS स्ट्रोक स्केल। इसकी कोड रेंज है R29.7 कैटेगरी। सिंपल, जहाँ पर भी आपको ये वर्ड लिखा दिख जाए NIH स्ट्रोक स्केल, सिंपली आपने इस कोड रेंज में जाकर देख लेना है, जैसे जैसे मेंशन होगा सिंपली कोड कर देना है एज इट इज़, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं। इसके साथ ही चैप्टर 18 इज़ ओवर।